हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th आपका फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है और ये स्क्रीन पर आपका 2026 का क्वेश्चन पेपर है। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 3 घंटे का आपका पेपर था, 80 नंबर का था। इंस्ट्रक्शंस आप सबको पता है, तो उस पर हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से सेक्शन ए से हम अपने पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। द शेडेड रीजन इन द गिवन वैन डायाग्राम रिप्रेजेंट्स। शेडेड रीजन क्या है? तो सुनो भाई, ध्यान देना। देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये जो पूरा बीच में वाइट पार्ट है वो ए यूनियन बी है। क्या है वो? वो है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये सारा ए यूनियन बी है। इसको छोड़कर जो शेड किया गया है तो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देखिए कि आपके ऑप्शन में अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ एक्स की वैल्यू -3.45 है। ध्यान देना भाई, एक्स की वैल्यू -3.45 है तो ये वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान दो भाई, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -3.45 इंटीजर होगा जो लेस देन -3.45 होगा। अगर मैं नंबर लाइन पर आपको दिखलाऊं तो 0, -1, -2, -3 और -4। यहाँ आपका -3.45 और उससे जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -4 आएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं -3.45 -4, यानी कि -3.45 प्लस 4, और 4 में से 3.45 को आप माइनस कर दो। जिन बच्चों को ना आए, डेसिमल आना तो चाहिए 11th क्लास में, तो ये आपका 0.55 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट में ऑप्शन सी करेक्ट है, सेकंड में ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेंजेंट एक्स इज -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल आप इसको वर्बल कर सकते हो। टेंजेंट एक्स -5/12 है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा, तो 144 और 25 ये आपका हाइपोटेन्यूज तिहरा आएगा। और साइन आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू भाई यही आनी चाहिए आपकी 5/13। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में किया है इसको, समझ रहे हो ना? ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे एक एक नंबर पे, हमने इतना टाइम थोड़ी लगाना है। हम प्लस माइनस पर कहीं पर भी फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मेन मेथड पे फोकस कर रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + √3 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, तो 1/1 + √3 आयोटा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1 - √3 आयोटा। और नीचे आप a² - b² से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1² + √3²। ये बात किसी बच्चे को ना समझ आई हो, वैसे तो अब आप 12th में आने वाले हो गए हो। ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस √3 आयोटा का स्क्वेयर, है ना? तो 1 का स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, इसलिए मैंने प्लस √3 आयोटा करा, √3² किया है। ये हो गया 1 - √3 आयोटा बटे 1 + 3, यानी 4 आ जाएगा। और ये हो जाएगा अलग अलग, इसमें दे रखा है क्या? हाँ, ये हो गया 1 - √3 आयोटा/4।
444 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी आना चाहिए, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हर क्वेश्चन के नीचे मैं उसका जो आंसर है यहीं पर लिख रही हूँ, तो आपको दिख भी जाएगा आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है कि इफ NC8 NC2 के इक्वल है, NC8 NC2 के इक्वल है, तो NC3 की क्या वैल्यू। यहाँ से एक बात तो क्लियर कट है कि N की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब आपने NC3 निकालना है, तो 10C3 निकाल दो, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल है भाई, 10 9 8 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9, और भाई 2 4 जा 8, और 4 3 12, और 12 10 जा 120 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। इंग्लिश में ले रही हूँ मैं। इफ an+1 इज दिस मच, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और a1 3 है, तो a4 क्या होगा। सुनो ध्यान से, a1 की वैल्यू 3 है, और an+1 जो है वो an के ट्रिपल का से 2 ज्यादा है। क्लियर है। अब मुझे A4 निकालना है, तो 4 के लिए मुझे यहाँ A2 A3 सब निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ n की जगह 1 रख देती हूँ, तो ये बनेगा A2 इज इक्वल टू 3a1+2। a1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख दो, 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, तो A2 11 आ गया। हमें A2 नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर वैल्यू A2 की पुट करेंगे जब हमारा A3 आएगा। तो अब A3 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ n की जगह 2 रखूंगी तो, ठीक है, तो ये यहाँ रख रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 3a2 प्लस 2, 3a2+2, 3 इंटू 11+2, 11 3 33, और 2 35 आ गया। अब हमें निकालना है बच्चे A4, तो इसमें पुट करेंगे तो A4 आ जाएगा 3a3+2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 2, 3 तिया 105 जमा 2, तो बच्चे A4 की वैल्यू 107 आएगी। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है क्या कहीं। यस, ऑप्शन ए। तो सिक्स्थ का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलें आगे। सेवंथ थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, सेवंथ पे आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। थोड़ा अब हम ध्यान देंगे। 1+x⁴ और 1-x⁴। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारी जो x+y की पावर n होती है, तो उसकी एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होती हैं। तो हिसाब से 5 टर्म्स इसमें आएंगी, 5 इसमें, हमें लगेगा 10 टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव होकर कैंसिल हो जाएंगी, कुछ लाइक टर्म्स होंगी वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो 1+x⁴ का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं, तो ये आपको NC2 NC0 NC1 NC2 NC3 x³ एंड सो ऑन है। तो इसको एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा 1+4x +4c2 +4c3 और +4c4। 5 टर्म ये आ गई, और 5 टर्म्स इसकी एक्सपेंशन में आएंगी, जो कि अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाली हैं, जिनमें नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो जाएंगी। सुनो, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एक इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और इन दोनों को ऐड कर दो, तो कुल मिलाकर 3 टर्म्स, अरे 3 टर्म्स यहाँ पर हमारी होने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 टर्म्स आर इन जीपी 2/7 x और 14, ये तीनों जीपी में अगर हैं। देखो 3 टर्म्स अगर जीपी में है, ए बी सी अगर जीपी में है, तो b/a c/b के इक्वल होता है, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए।
तो x का जो स्क्वायर है वो 2/7 इंटू 14, 7 दूनी 14 यानी 4 आएगा। जब आप अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक बात का और ध्यान करना है कि हमारे उत्तर में प्लस माइनस 2 नहीं है, ओनली 2 है, जबकि दोनों। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, ये कई बार ना हम पेपर में इसमें काफी गड़बड़ है, ये आउट ऑफ सिलेबस भी है पेपर, कुछ मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है कि जिसके लिए ये जीपी में हो, तो एक वैल्यू की बात करें तो हम 2 दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम बी के साथ यहाँ जा सकते हैं। अगर ये वैल्यूज कहता तो दोनों वैसे ये दोनों के लिए जीपी में है, सुन लो मेरी बात। 2/7 -2 और 14 और 2/7 +2 और 14 दोनों ही जीपी बना रही हैं, आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसने यहाँ वैल्यू शब्द दे दिया, तो एक वैल्यू तो अगर बतानी है तो वो 2 आ जाएगी। तो 2 रखने पर भी ये जीपी बन रहा है, तो हम 2 के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर ये वैल्यूज होता तो आपको फिर नन ऑफ दीज चूज करना होता मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो दोनों करेक्ट है, तो दोनों आने चाहिए थे। चलिए अब हम इसके बी के साथ चलते हैं, नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस वन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से, जनरल फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्क्वेयर कंप्लीट करके करेंगे, क्योंकि यही मेथड आपने सीखा है। एक्स वाली टर्म को इकट्ठा करो, वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा करो और कांस्टेंट को उधर ले जाओ। एक्स का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसमें 16 इधर जोड़ दो और 16 को उधर जोड़ दो। वाई का कोफिशिएंट 12 है, 12 का आधा 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 यानी 36 को इधर ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए। ये बन गया x -4 का स्क्वायर, ये बन गया y +6 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 6 12 13 14 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 64 आएगा, जिसे बच्चे मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। और मैं इसका कंपैरिजन x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर से करूँ, तो h की वैल्यू 4 आ रही है और k की वैल्यू -6 आ रही है। तो जो मेरा सेंटर यहाँ बनेगा वो एच के होता है, जो कि 4 -6 होगा, जो कि अपना ऑप्शन सी करेक्ट आ जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पर आ जाओ। लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू हमने निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 बाई x -1, 0/0 फॉर्म है, इसलिए पहले इसको फैक्टराइज कर लो। ऊपर से x -1 कॉमन लोगे तो ये इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बनेगा बाय x -1। ये दोनों कट गए, लिमिट रख दीजिए, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगी, जो कि आपका फिर से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होता है, सम ऑफ डाटा, ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स का सम, n की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा। अब ये जो सिग्मा n है, इसको अगर मैं अलग से करके दिखाऊं कि n की वैल्यू 1 से 50 तक है, तो ये 1 + 2 + 3 + 50 है, जो AP से भी कर सकते हो, नहीं तो सिग्मा n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1/2 10th में आ जाता है। तो 50 × 51/2 0, 5 एकम 5, अरे काट लो पहले, बल्कि इसको काट लो, 50 × 51/2, और नहीं तो ऐसा करो ना, इसको यहाँ पुट करके सीधा 50 से डिवाइड कर दो, ऐसा करो, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो सीधा मीन पे आ जाओ, मीन का मतलब ये सम, और ये सम ये है, तो इसकी जगह पे तो रख दो 50 × 51/2, और ये 50 पहले से नीचे है, तो ये दोनों कटकर 51/2 आ जाएगा।
और ये 25.5 हो जाएगा। इसे कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट। भैया आप पहले, हम पहले क्या करते, इस सारे को कैलकुलेट करते फिर इसे 50 से डिवाइड करते, तो भी यही आना था। तो 25.5 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, यूनियन गिवन है, तो बी की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास एक रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में है ये। आप इसमें ऐसे भी कर देते थे कि इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट यूज कर दिया तो ये हो गया 0.35 और ये हमने निकालना है, और ये हो गया 0.75 और ये हो गया 0.25। ये तो एक हो गया और एक में से 0.35 को घटा दो तो ये 0.65 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 13 पे आ जाओ। cos x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, इसको देखो एक वो याद कर लो, या तो इसको खोल लो। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा cos x cos वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और माइनस लग जाएगा यहाँ पर cos x cos वाई, माइनस आ जाएगा, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब आप ब्रैकेट खोलोगे इसकी तो ये हमारा जो कॉस वाला हिस्सा है ये तो कट जाएगा और ये दोनों प्लस में आकर हो जाएंगे 2 साइन एक्स साइन वाई। इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 14 पर आ जाओ भाई। यू दे रखा है, देखो ये डायरेक्ट कर लेते हैं। यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए यूनियन बी का ट्रांसपोज बताना है। पहले ए यूनियन बी ले लो, तो 2 3 4 6 7 और 8, समझ गए। 2 3 4 6 7 और 8 कुछ भी नहीं रहा। इसके ट्रांसपोज की बात करें तो यू में से ए यूनियन बी माइनस करना था। यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 3 4 5 6 7 8 कट गया तो केवल क्या बचना चाहिए, 1 और 9 5 5 भी नहीं है भाई, 1 2 3 2 3 4 कट गया और 6 7 8 कट गया, 1 5 9 आएगा, 1 5 और 9 आएगा। इसका भी आंसर नहीं दे रखा तो ये डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। अरे द मॉडुलस ऑफ, एक द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ऊपर हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और नीचे हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, प्लस नहीं सॉरी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर, तो ऊपर हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे हो गया 1 प्लस 1। ये दोनों कट गए, 2 आयोटा बाय 2 कट के क्या आ गया, आयोटा आ गया। जेड को अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 0 प्लस आयोटा आ गया, जिसकी तुलना अगर मैं ए प्लस बी आयोटा से करूं तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, तो 0 प्लस 1 का अंडर रूट और ये हमारा 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये रहा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो लाइन हमें दे रखी है वो ये है, इसको या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो, नहीं तो इसको इसी का डायरेक्ट स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी 3/4 और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -4/3। ठीक है, इसका भी हमें आंसर तो दे नहीं रखा तो भाई हम डायरेक्ट इसको यही आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नहीं दे रखे ना, तो ऑप्शंस में से चूज नहीं करना। अब 17 पे आ जाओ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डी बाई डी एक्स
और इसको ना अलग अलग करोगे तो ये लंबा पड़ेगा, मेरी बात सुनो। इसको क्या करो, इसको यहाँ से हटाओ ब्रैकेट को, इसको 2 से गुणा करो और 2 से भाग करो। हो गया। अब ये बन गया 1/2, ऊपर आइडेंटिटी बन गई 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x प्लस 5x प्लस 3। अब तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लो। 1/2 तो एज इट इज, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस थीटा, कोस 2x, और 2x की डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे 5, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0। ये हो गया 1/2 कोस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 से 2 कट जाएगा, और इसको तुम लिख सकते हो 5 प्लस कोस 2x। ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सब में भी मुझे याद नहीं रहा, ब्लॉक कर देती मैं। ठीक है, तो ये हमारा इनका आंसर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्या कहता है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। एक बात और बता दूं कि इसको तुम एक मिनट, जो ये क्वेश्चन था इसे जरूरी नहीं है कि इस मेथड से करो, आप इस क्वेश्चन को u इंटू वी से भी कर सकते थे, आपको उसके नंबर भी मिल जाने थे। अब 18वें पर आ जाओ। एक फेयर क्वाइन को 3 बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस बिल्कुल आसान है बनाना। मैंने अपनी वीडियोज में सिखा भी रखा है कि पहले 2 वाला सैंपल स्पेस बना लो, एच 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 टी, टी एच और टी टी। ठीक है। वैसे तो देखो ये वर्बल है, तो इसका सैंपल स्पेस अगर आप बनाओगे तो इन सब के पीछे एक बार एच लगा देना और एक बार टी, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8। अब ये कह रहा है कि 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल के फेवर में जो आउटकम आएंगे वो एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच आएंगे, जो कि 3 होंगे, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही मैं क्योंकि एक ही नंबर का है। और अब जल्दी से इस सेक्शन के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ये भाई देखो वैसे तो था नहीं, एक्सरसाइज डिलीट हो रही है, बट इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ एक्स 17 है, वाई 23 है, यूनियन में ये है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ये होगा। फॉर्मूला वही प्रोबेबिलिटी वाला लगेगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। चेक करो, नंबर ऑफ एक्स कितना है, 17 है, वाई कितना है, 23 है, और ये 38 है। चेक करो, 7 और 3 10 और 40, 40 में से 38 गए तो भैया 2 आ गया। ये कितना दे रहा है, ये भी 2 ही दे रहा है, तो असर्शन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन इज ट्रू, ये असर्शन था आपका। अब हम बात कर रहे हैं रीजन की। रीजन में ये फॉर्मूला दे रहा है विच इज अगेन ट्रू, और इसी का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। और जल्दी से देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज, देखो भाई ये एलिप्स है, एक्स स्क्वेयर बाय 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इसका कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से, तो ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई, या ए स्क्वेयर की वैल्यू 16 आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उल्टा चल लो सीधा चल लो, और बी स्क्वेयर की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर मैं डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी का बताऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अंडर रूट बाय ए, यानी 16 घटा 9 का अंडर रूट, और ए की वैल्यू 4 है तो ई की वैल्यू √7/4 आएगी। तो भैया ये तो 5/4 कह रहा है, तो जो हमारा असर्शन है वो फॉल्स है, और असर्शन फॉल्स हो तो रीजन चेक करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप ऑप्शन डी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन सही है। अब आप कहोगे कि आपका फॉर्मूला तो ये नहीं है, तो देखो मैं आपको एक बार रीजन को एक्सप्लेन करके दिखा दूं कि रीजन में कह रहा है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, इसको लेफ्ट में ले जाओ तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आ गया ना वही जो मैंने बताया था, दोनों तरफ अंडर रूट करोगे
तो ई की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अंडर रूट बाय ए। तो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो आंसर जो 20th का आएगा वो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए का सॉल्यूशन। सेक्शन बी का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने बाकी पेपर्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू।